So now we are going to revise the chapter of value of supply under GST. Section number 15 read with rules. Okay. Value of supply will be the transaction value if two conditions are fulfilled. सबसे पहला parties are not related. Second price is the sole consideration. अगर ये दोनों condition fulfill हुआ तो transaction value will be your value of supply. What is the meaning of transaction value? Transaction value मतलब amount paid or payable. क्लियर अमाउंट पेड और पेबल इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू जितना भी आपने आपके सप्लायर को देना है दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन वैल्यू ओके ट्रांजैक्शन वैल्यू में पांच चीजें ऐड करनी है दो चीजें माइनस करनी ठीक है पांच चीजें क्या ऐड करनी है एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस फीस अदर देन जीएसटी इज टू बी एडेड सेकंड एनी अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर अगर रिसिपिएंट ने कुछ खर्चा किया सप्लायर के बिहाफ पर ओके तो यहाँ पर जो भी सप्लायर होगा जब भी वो इनवॉइस बनाएगा उसमें उस अमाउंट को ऐड करेगा अगर एडेड नहीं है तो अमाउंट पेड पेबल में ऐड नहीं है तो उसको ऐड करेगा ओके थर्ड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज फ्रेट ओके पैकिंग कमीशन इन सब चीजों को ऐड किया जाएगा फोर्थ लेट फीस अगर आप लोग चार्ज कर रहे हो आपके रिसिपिएंट से तो यहाँ पर लेट फीस को भी हमको ऐड करना पड़ेगा बाय इशुइंग डेबिट नोट फिफ्थ सब्सिडीज ऐड करना है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सब्सिडी को ऐड नहीं करना है क्लियर है अगर क्वेश्चन में सब्सिडी के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पर अजम्पशन ये होगा कि सब्सिडी माइनस होके आया ओके अगर सब्सिडी माइनस होके आया है तो क्या चेक करना है सीजीएसजी से अगर सब्सिडी मिला है एंड माइनस हुआ है तो हम इग्नोर करेंगे अगर एनजीओ से सब्सिडी मिला है एंड माइनस हुआ है तो हम लोग एड बैक करेंगे क्लियर है समझ में अगर सब्सिडी माइनस नहीं हुआ है ऐसा क्वेश्चन में दिया सब्सिडी इज नॉट एडजस्टेड ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली दिया अगर सीजीएसजी का सब्सिडी होगा तो हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि माइनस करना चाहिए था एंड अगर एनजीओ से सब्सिडी मिला है एंड माइनस नहीं हुआ है तो हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि माइनस होना भी नहीं चाहिए था समझ में इसमें एक सर्कुलर आया था दैट इज टीसीएस तो टीसीएस वुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब कैसे होगा बेसिकली आपको टैक्सेबल वैल्यू आएगा उसके बाद जीएसटी आएगा उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट होगा इनकम टैक्स एक्ट का ठीक है ऐसा नहीं होगा कि बेसिक अमाउंट प्लस टीसीएस जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर जीएसटी ऐसा नहीं होगा बेसिक अमाउंट प्लस जीएसटी टोटल के ऊपर क्या आएगा टीसीएस कलेक्ट करना है समझ में उसके बाद दो चीजें माइनस करना है प्री सप्लाई डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट प्री सप्लाई डिस्काउंट का मतलब होता है जब भी आप सेल कर रहे हो तब आपको पता है कि आप कितना डिस्काउंट उसको दे रहे हो विच इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई कैसे माइनस करने मिलेगा अगर आप इनवॉइस पे उसको अलग से दिखाओगे तो माइनस कर लो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आज आपने सेल किया आज तो कोई डिस्काउंट दिया नहीं लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ कंडीशंस रिसिपेंट फुलफिल करता है टर्नओवर अचीव करता है ओके तो यहाँ पर सप्लायर रिसिपेंट को डिस्काउंट दे सकता है ओके इसको बोलते हैं अपन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करने का तीन कंडीशन सबसे पहला आपका एग्रीमेंट होना चाहिए ओके ओरल और वर्बल सेकंड जो आप डिस्काउंट दे रहे हो पोस्ट सप्लाई का वो स्पेसिफिकली लिंक होना चाहिए पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट मिलना चाहिए थर्ड कंडीशन रिसिपेंट ने उस आईटीसी को रिवर्स करना है जितने का उसको डिस्काउंट मिल रहा है ओके क्योंकि उसने पहले पूरा आईटीसी अवेल किया रहेगा अभी उसको डिस्काउंट मिल रहा है ओके मतलब सप्लायर अपना लायबिलिटी कम कर रहा है अगर सप्लायर लायबिलिटी कम कर रहा है तो रिसिपेंट को भी अपना आईटीसी कम करना पड़ेगा आया समझ में तो यहाँ पर अपना सेक्शन नंबर 15 खत्म हो गया नाउ कमिंग टू रूल्स रूल्स कब लगाने हैं जब भी सेक्शन 15 एप्लीकेबल नहीं होगा तब रूल्स लगाना है ओके सेक्शन 15 एप्लीकेबल कब नहीं होगा जब पार्टीज रिलेटेड होंगी या फिर प्राइस वुड नॉट बी द सोल कंसिडरेशन इन केसेस में क्या हो जाएगा इन केसेस में सेक्शन 15 एप्लीकेबल नहीं होगा तो क्या करेंगे रूल्स लगाएंगे ठीक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तीन रूल्स रूल नंबर 27 जब भी कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी ओके अगर आप मुझसे लेक्चर ले रहे हो एंड आप लोग मुझे पैसे के बजाय वॉच या फिर कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो रूल नंबर 27 लगाएंगे अगर हम लोग दोनों रिलेटेड पार्टीज हैं ओके अगर आप सप्लायर हो मैं रिसिपिएंट हो या फिर मैं सप्लायर आप रिसिपिएंट हो हम लोग रिलेटेड पार्टी है तो यहाँ पर रूल नंबर 28 लगाएंगे क्लियर है एंड अगर प्रिंसिपल एजेंट का ट्रांजेक्शन है देन इन दैट केस हम लोग क्या लगाएंगे रूल नंबर 29 लगाएंगे समझ में आया तो रूल नंबर 27 कब लगाना है मतलब किस तरीके से लगाना है अगर रूल नंबर 27 एप्लीकेबल है आपको मतलब कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू ओके एक एग्जांपल लेंगे मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ ओके मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ लेक्चर्स आप मुझे क्या कर रहे हो आप मुझे वॉच गिफ्ट में दे रहे हो आप मुझे वॉच गिफ्ट में दे रहे हो तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे मैं अगर किसी से पैसा लिया होता वॉच नहीं लिया होता किसी से पैसा लिया होता तो मैं उसको कितना चार्ज करता दैट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट वैल्यू सबसे पहले हम लोग बोलेंगे अगर ओपन मार्केट वैल्यू है ही नहीं मतलब मैं ऐसा किसी को बेच ही नहीं रहा हूँ देन हम लोग क्या करेंगे कंसिडरेशन इन मनी प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मतलब अगर आप लोग मुझे वॉच भी दे रहे हो एंड 1000 रुपया भी दे रहे हो तो 1000 रुपया प्लस वॉच का जो वैल्यू रहेगा दैट वैल्यू क्लियर है अगर वॉच आपने मुझे बहुत एंटिक दिया है
तो यहाँ पर वॉच का वैल्यूएशन नहीं हो सकता है, तो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन का वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी मतलब मेरे जैसा लेक्चर अगर कोई और दे रहा है तो उन पर्सन का जो भी वैल्यू होगा वो लेंगे, समझ में आया? अगर ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं, देन हम लोग चलेंगे फोर्थ पॉइंट पर, दैट इज कंसिडरेशन मनी प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन का रूल नंबर 3031। ओके, मतलब अगर आप लोग ने मुझे 1,000 रुपया दिया तो वो 1,000 रुपया प्लस आपने वो वॉच जितने में खरीदी है, दैट इज कॉस्ट। अभी मैं रूल नंबर 30 बता रहा हूँ। रूल नंबर 30 क्या बोलता है, जितने में भी कॉस्ट होगा प्लस 10%। ओके, तो वॉच आपने एग्जाम्पल खरीदा 2,000 में। ओके, तो 1,000 आप मुझे पे कर रहे हो, वो 1,000 प्लस 2,000 की वॉच प्लस 10%, दैट इज 2,200। सो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बनेगा, 2,200 प्लस 1,000, दैट इज 3,200। तो इस तरीके से रूल नंबर 27 में वैल्यूएशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज रूल नंबर 28, अगर रिलेटेड पार्टीज है, ओके, वी आर ब्रदर सिस्टर, तो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी हो गया। ओके, ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट डिपेंडेंट, सॉरी यू आर डिपेंडेंट, ओके, डिपेंडेंट हो तो ही रिलेटेड पार्टी है। तो रूल नंबर 28 लगेगा। रूल नंबर 28 क्या बोलता है, ओपन मार्केट वैल्यू। ओके, सिंपल, जैसे मैंने तुम लोग को बताया, ओपन मार्केट वैल्यू जो पहले मैंने देखा बताया आप लोग को वही है। मतलब मैंने अगर किसी अनरिलेटेड पर्सन को सेल किया होता जहां पर प्राइस सोल कंसिडरेशन होता, तो मैं उससे कितना चार्ज करता, उतना ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा अपन दोनों के ट्रांजेक्शन का। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, ओके, तो डायरेक्टली आपको लाइक कैंड एंड क्वालिटी में आना है। ओके, लाइक कैंड एंड क्वालिटी मतलब अगर मैंने बेचा है आप लोग को, ओके, हम लोग दोनों रिलेटेड पार्टीज है, तो यही चीज अगर कोई दूसरा पर्सन बेचा होता तो कितने में बेचता, वो वैल्यू हम लोग ले लेंगे। ओके, अगर वो वैल्यू है नहीं, वो वैल्यू भी नहीं, तो जो भी कॉस्ट होगा प्लस 10%, दैट इज रूल नंबर 30। रूल नंबर 31 क्या बोलता है, रेसिडुअल मतलब जो आपको करना है करो, बट रीजनेबल मीन्स से करना। रूल नंबर 30 31 इन ऑर्डर लगाना है, पहले रूल नंबर 30 लगाना है, उसके बाद रूल नंबर 31 लगाना है। रूल नंबर 30 कब लगाना है, जब ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, लाइक एंड क्वालिटी नहीं है, तो रूल नंबर 30 लगाना है। रूल नंबर 31 कब लगाना है, जब रूल नंबर 30 भी नहीं मिल रहा है। रूल नंबर 30 कब नहीं मिलेगा, जब आपके पास कॉस्ट ही नहीं होगा आपके गुड्स का। आ रहा है समझ में? रूल नंबर 31 स्टेट्स, जैसे आपको करना है वैसे करो, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए करना। ओके, अब सर्विस प्रोवाइडर अगर होगा तो डायरेक्टली रूल नंबर 31 में स्विच कर सकता है, क्योंकि सर्विस में कॉस्ट जो होता है वो टाइम का कॉस्ट होता है, वो निकालना मुश्किल होता है। क्लियर? अब रूल नंबर 28 में दो प्रोवाइजो है, ठीक है, दो प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या बोलता है सुन, अगर अगर आपको डायरेक्टली प्रोवाइजो लगाना है लगा सकते हो। ओके, रूल लगाए बिना आप प्रोवाइजो लगाना है आप लगा सकते हो, मतलब एट अ ऑप्शन ऑफ सप्लायर, एट अ ऑप्शन ऑफ सप्लायर। अगर रिसिपिएंट मतलब मैंने आपको बेचा, आप आगे बेचने वाले, तो आप आगे जो प्राइस पर बेचने वाले हो उस प्राइस का 90% विल बी माई वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आया? ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर मैंने कुछ आपको सेल किया, उसके ऊपर अगर आपको पूरा आईटीसी मिल रहा है, ओके, तो गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे जो भी वैल्यू दिखानी है इनवॉइस पर, दैट विल बी द ओपन मार्केट वैल्यू। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इट विल बी रेवेन्यू न्यूट्रल देन। अगर आपको पूरा आईटीसी मिल रहा है, ओके, तो मतलब मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ, आप आईटीसी ले रहे हो, तो मैं कम पे करूंगा, आप आईटीसी कम लोगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि ये रेवेन्यू न्यूट्रल है, तो इसलिए अगर आपको आईटीसी मिल रहा है पूरा, अगर रिसिपेंट को पूरा आईटीसी मिल रहा है, तो एनी वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में? अगर रिसिपेंट को आईटीसी नहीं मिल रहा है तो ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। आया समझ में? नेक्स्ट इज रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 क्या बोलता है, प्रिंसिपल एजेंट। ओके, प्रिंसिपल एजेंट के केस में हम लोग क्या करेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू आपको आपके पास नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 90% वाला प्रोविजन अडॉप्ट कर सकते हो। क्लियर है? ओपन मार्केट वैल्यू और 90%। ठीक है, रूट नोट नंबर 2 पढ़ो। फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 29, इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, देन वन कैन गो फॉर 90% ऑप्शन। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, ओपन मार्केट वैल्यू है तो वो लेना है, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो आप 90% वाला ऑप्शन ले सकते हो। क्लियर है? अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है एंड आपको 90% का ऑप्शन नहीं लेना है, देन ओनली यू हैव टू सी रूल नंबर 30। क्लियर है? तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन का सीक्वेंस है वो थोड़ा उल्टा है। पहले ओपन मार्केट वैल्यू, अगर वो नहीं है तो 90% का ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको ऑप्शन ऑप्ट नहीं करना है, देन यू कैन गो फॉर rule number 30, that is cost plus 10%, then rule number 31, that is any value that is as per reasonable means as per general principles. Clear? नेक्स्ट इज डेल क्रेडिटर एजेंट। ओके, डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है, डेल क्रेडिटर एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो पेमेंट का गारंटी लेता है। ओके, तो रिसिपेंट ने अगर पैसा नहीं दिया तो डेल क्रेडिटर एजेंट पैसा देगा सप्लायर को। तो यहाँ पर अगर रिसिपेंट ने पैसा नहीं दिया,
तो डेल क्रेडिटर एजेंट को पैसा देना पड़ेगा। ओके, इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म एडवांसेस गिवन बाय डेल क्रेडिटर एजेंट टू द रिसिपिएंट। ओके, तो डेल क्रेडिटर एजेंट ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे पहली बात, अगर डेल क्रेडिटर एजेंट ने इनवॉइस बनाया था रिसिपिएंट के नाम पर, ओके, देन इन दैट केस उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर एजेंट ने इनवॉइस बनाया था प्रिंसिपल के नाम से, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है? हो गया ये पूरा। ओके, उसके बाद स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स करेंगे। अभी 10 मिनट्स हो चुका है इस वीडियो को। स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स, दैट इज, इसमें डायरेक्टली ये वाले प्रोविजंस आप लोग अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो आप नॉर्मल सेक्शन 15 कर सकते हो, या फिर स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से कर सकते हो। ओके, सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आप फॉरेन करेंसी डीलर हो, आपके पास आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है। अगर आपने फॉरेन करेंसी को सेल किया तो सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट इंटू नंबर ऑफ करेंसी एक्सचेंज। अगर आपने फॉरेन करेंसी परचेज किया, ओके, मतलब कोई पर्सन दुबई से आया है इंडिया में, तो आपने दुबई का जो दिरहम होगा वो आपने उससे लिया एंड उसको रुपीस दिया, तो यू हैव परचेज द फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पर जितना भी आरबीआई रेफरेंस रेट होगा माइनस जितना भी परचेज रेट होगा, ओके, इनटू नंबर ऑफ करेंसी, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सचेंज वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो ग्रॉस अमाउंट चार्ज, दैट इज ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज, ओके, ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज इंटू 1%। क्लियर? समझो 50,000 रुपया एक्सचेंज हुआ, तो 50,000 इंटू 1% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर करेंसी इंडियन रुपीस में एक्सचेंज हुआ ही नहीं, किसी ने दिरहम दिया एंड यूएसडी लिया, क्लियर, तो दिरहम दिया, तो दिरहम्स का आरबीआई क्या करेंगे, आरबीआई रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यूएसडी का आरबीआई रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो विच एवर इज लोअर का 1% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है? उसके बाद मनी चेंजिंग बिजनेस सेम ही है। ओके, फॉरेन करेंसी वाला ही है, वो वाला ऑप्शन ले सकते हो या फिर ये वाला ऑप्शन ले सकते हो। दिस इज अ स्लैब रेट सिस्टम, पर ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल होगा। ओके, अगर 1 लाख रुपीज मुझे एक्सचेंज करना है, ओके, तो अप टू 1 लाख के लिए क्या प्रोविजन है? अप टू 1 लाख के लिए 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट चार्ज और ₹250 विच एवर इज हायर। ओके, अगर आपने 80,000 एक्सचेंज किया, तो 80,000 का 1% इज 800 रुपीज, और 250 विच एवर इज हायर, मतलब 800 रुपीज। क्लियर है? अगर 1 लाख के ऊपर एक्सचेंज करना है बट अप टू ₹10 लाख है, ओके, तो 1,000 फिक्स हो जाएगा। 1,000 कैप कहाँ से आया? ऊपर से, ऊपर वाले स्लैब से आया, तो 1,000 फिक्स हो गया। उसके बाद 0.5% जो मोर देन 1 लाख है उसके ऊपर। एग्जाम्पल, आप लोग को 3 लाख एक्सचेंज करना है, ओके, सो 1,000 प्लस 0.5% ऑफ 2 लाख, क्योंकि 1 लाख से एक्सीडिंग तो 2 लाख रुपया। ओके, सो 0.5% इंटू 2 लाख रुपीज। ओके, जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर 10 लाख से ऊपर करना है, ओके, तो अभी ऊपर के दोनों स्लैब का टोटल कितना आएगा? 5,500। 1,000 यहाँ से, 4,500 यहाँ से, सो टोटल 5,500 इज द फिक्स अप टू 10 लैक्स। उसके ऊपर करना है तो यहाँ पर आएगा 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। और ठीक है, ये टोटल मिला क्या? 5,500 प्लस 0.1%, इन दोनों का टोटल, और 60,000 विच एवर इज लोअर। 5,500 प्लस 0.1%, दोनों का टोटल, ओके, दोनों का टोटल, और 60,000 विच एवर इज लोअर वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने बेचा है, सेविंग्स अगर ऑलरेडी इंटीमेटेड है, तो यहाँ पर जितना भी आपने ग्रॉस प्रीमियम चार्ज किया माइनस सेविंग्स के लिए जितना अलोकेट किया, नेट प्रीमियम वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी आपने एक प्रीमियम पे किया हुआ है, बस उतना ही है लमसम अमाउंट, तो 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अदर्स, ओके, मतलब अगर रिकरिंग प्रीमियम है, सेविंग्स इंटीमेट भी नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए 25% ऑफ प्रीमियम वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेकंड ईयर से 12.5%। ओके, एंड अगर ऐसा पॉलिसी है जिसमें 100% रिस्क कवर के लिए, ओके, एंटायर प्रीमियम रिस्क कवर के लिए, तो जितना भी प्रीमियम चार्ज किया एंटायर प्रीमियम वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट इज मार्जिन स्कीम। अब मार्जिन स्कीम क्या होता है? मार्जिन स्कीम इज बेसिकली फॉर सेकेंड हैंड डीलर, ओके, जिन लोग परचेस करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, बेसिकली ऐसे पर्सन से जिन लोगों से आईटीसी नहीं मिला उनको, ओके, एंड उनको सेल करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आईटीसी नहीं मिल रहा है परचेस पर, लेकिन सेल के टाइम पर पूरा जीएसटी पे करना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने मार्जिन स्कीम निकाला फॉर सेकेंड हैंड डीलर। इन लोग को जीएसटी कितने पर पे करना पड़ेगा? सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू, जो भी डिफरेंस होगा उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर जीएसटी पे नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट? मार्जिन स्कीम कब मिलेगा? जब सेकेंड हैंड डीलर को आईटीसी नहीं मिला। अगर आईटीसी मिला है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पर जीएसटी चार्ज होगा। ओके, नेक्स्ट इज रीपोजिशन ऑफ गुड्स। अगर किसी बैंक ने आप लोग को टर्म लोन दिया है, ओके, बेसिकली मशीन्स, ओके, तो मशीन्स आप लोग को मिले हैं टर्म लोन पर, तो यहाँ पर
बैंक आपको आपसे ईएमआई चार्ज कर रहा है, ओके, हर महीना महीना आपने ईएमआई बाउंस किया। अब बैंक क्या करेगा, उस मशीन्स को लेके चला जाएगा एंड बेच देगा। ओके, तो यहाँ पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा, मशीन्स बेचने का। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर ने आईटीसी लिया है, ओके, तो मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा, जो भी प्राइस पर बैंक बेचेगा उस पर जीएसटी पे करना। लेकिन अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर ने आईटीसी नहीं लिया, ओके, अनरजिस्टर्ड है, सो इन दैट केस बैंक को जीएसटी कितने पर पे करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी सेलिंग प्राइस होगा मशीन्स का माइनस परचेज प्राइस, उसके ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज प्राइस? परचेज प्राइस मतलब जो भी वैल्यू रहेगा डिफॉल्टिंग बोरोवर के परचेस का, ओके, डिफॉल्टिंग बोरोवर के परचेस का जो भी वैल्यू रहेगा, ओके, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, 5% पर क्वार्टर माइनस करना है। कहाँ से कहाँ तक वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, डेट ऑफ परचेस से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजल तक, नॉट फ्रॉम रिपोजिशन टिल डिस्पोजल, इट इज फ्रॉम डेट ऑफ परचेस टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी योर परचेस प्राइस। इसको माइनस करना है सेलिंग प्राइस से, जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर बैंक को जीएसटी पे करना है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। अगर वाउचर वगैरह आपने सेल किया, कूपन सेल किया, स्टैम्प आपने बेचा है, तो जो भी उसका रिडीमेबल वैल्यू रहेगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा। नेक्स्ट इज एयर ट्रेवल एजेंट। अगर डोमेस्टिक बुकिंग किया है तो 5% ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग विल, सॉरी, बेसिक फेयर इंटू 5% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड अगर इंटरनेशनल बुकिंग किया तो बेसिक फेयर, ओके, बेसिक फेयर इंटू 10% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेसिक फेयर? बेसिक फेयर मतलब ऐसा अमाउंट जिसके ऊपर एयरलाइन कंपनी क्या देता है, उन लोग को कमीशन देता है। समझ में? ओके, नेक्स्ट। रूल नंबर 31 ए इज नॉट ऑप्शनल रूल। सेक्शन 15 नहीं लगाना है, रूल नंबर 31 ए अगर एप्लीकेबल है तो रूल नंबर 31 ए ही लगाना है। ये किस बिजनेस के लिए? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। तो लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और ऑथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्या वैल्यू पर पे करना पड़ेगा? आंसर इज जो भी फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी होगा और नोटिफाइड वैल्यू विच एवर इज हायर, फेस वैल्यू और नोटिफाइड वैल्यू विच एवर इज हायर, इंटू 100/128, ओके, इंटू 100/128। जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर जीएसटी आप लोग को पे करना है, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग होगा तो जितना भी फेस वैल्यू होगा ऑफ बेट, ओके, जितना का भी आपने बेट लगाया दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। समझ में? नेक्स्ट इज प्योर एजेंट का कंसेप्ट। प्योर एजेंट क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन सेक्शन नंबर 15(2)(b एंड प्योर एजेंट। 15(2)(b क्या है? अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ओके, रिसिपिएंट पैसा खर्चा कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। लेकिन प्योर एजेंट इसका उल्टा है। प्योर एजेंट में सप्लायर इनकर करता है, सप्लायर इनकर करता है, बाद में रिसिपिएंट से रीइंबर्समेंट लेता है। ओके, जैसे एग्जांपल कोई क्लासेस ने मुझे सिखाने के लिए अपॉइंट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने अगर एग्जांपल कुछ खर्चा किया उस दिन, जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर लेके आया, ओके, तो यहाँ पर जो भी जेरोक्स का खर्चा हुआ रहेगा वो मैं क्या करूंगा, रीइंबर्समेंट लूंगा किसी क्लासेस से। तो यहाँ पर जो मैं लेक्चर का फीस ले रहा हूँ प्लस रीइंबर्समेंट ले रहा हूँ, जीएसटी किस पर आएगा, लेक्चर के ऊपर आएगा या फिर टोटल पे आएगा, वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। प्योर एजेंट। तो प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। यहाँ पर जो 4 पॉइंट लिखा हुआ है प्योर एजेंट मीन्स, ये प्योर एजेंट का मीनिंग है। अगर प्योर एजेंट ने खर्चा किया, जो खर्चा ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, तो उस खर्चे के ऊपर जीएसटी सप्लायर को चार्ज नहीं करना है, ओके, रीइंबर्समेंट पर जीएसटी नहीं आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर एजेंट? प्योर एजेंट का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, ठीक है, उस क्लासेस ने बोला है कि कभी भी जेरोक्स लेके आना पड़े तो आप लेके आओगे, तो ये एक एग्रीमेंट टाइप हो गया। सेकंड, आई डू नॉट होल्ड एनी टाइटल, सप्लायर डू नॉट होल्ड एनी टाइटल। मैं ऐसा बोलूंगा कि ये क्लासेस का प्रिंट आउट है, क्लासेस ने क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाया है, मतलब प्रिंट आउट करवाया है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं खुद से लेके आया हूँ, मैं कोई टाइटल होल्ड नहीं करूंगा। नेक्स्ट, डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, ओके, तो ये इट इज इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो मेरे लिए नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, बेनिफिट मुझे नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स को बेनिफिट होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्चुअल अमाउंट जितना खर्चा किया है, उतना ही मैं रिकवर कर रहा हूँ, तो जेरोक्स का जितना पैसा हुआ उतना ही मैं अगर क्लासेस से रिकवर कर रहा हूँ, देन आई एम अ प्योर एजेंट, ओके, आई एम अ प्योर एजेंट। अभी प्योर एजेंट का जो खर्चा है, ओके, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या 3 कंडीशन है? सबसे पहला, मैं प्योर एजेंट होना चाहिए ऑन ऑथोराइजेशन, मतलब मेरे को रिसिपिएंट ने, सॉरी, मेरे को हाँ, रिसिपिएंट ने ऑथोराइजेशन देना चाहिए कि आप वो खर्चे को इनकर कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, मेरे को इनवॉइस में सेपरेटली लिख के देना पड़ेगा कि ये मेरा लेक्चर का फीस है, ये मेरा जेरोक्स का खर्चा है। समझ में? एंड जो थर्ड पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? जो भी मैं सर्विस दे रहा हूँ, इट शुड बी इन एडिशन टू दैट, इन एडिशन टू दैट। एक एग्जांपल लेंगे।
अगर ब्रोकर है, ओके, ब्रोकर क्या कर रहा है, फ्लैट सेल कर रहा है, तो यहाँ पर उसने हमको बोला कि सर ब्रोकरेज तो लगेगा 1%, लेकिन मैं फ्लैट सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करूंगा, क्या आप वो खर्चा रिइम्बर्स करोगे? मैंने बोला हाँ करूंगा। ओके, तो उसने एडवर्टाइजमेंट करवाया, फ्लैट बिक गया। अभी ब्रोकर क्या कर रहा है, मेरे को ब्रोकरेज फीस चार्ज कर रहा है, अलॉन्ग विद दैट एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी चार्ज कर रहा है। तो जीएसटी किस पर आएगा, सिर्फ ब्रोकरेज पर आएगा कि टोटल पर आएगा? आंसर इज टोटल पर आएगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट चार्जेस आर नॉट इन एडिशन। नॉट इन एडिशन का मतलब उसको घर बेचने के लिए ऐड तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, तो इन एडिशन होना चाहिए। ओके, तो अगर उसने ऐड करवाया है एंड रिइंबर्समेंट क्लेम किया, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू पर जीएसटी आएगा, नॉट जस्ट ऑन ब्रोकरेज। सो हियर वी कंप्लीट विद एंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए कस्टम्स देखेंगे, सर्विस के लिए जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो देखेंगे, प्राइस कम टैक्स। अगर सप्लायर ने जीएसटी चार्ज करना भूल गया, ओके, तो यहाँ पर जितना भी कंसिडरेशन मिला होगा रिसिपेंट से, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इंक्लूडिंग जीएसटी डिवाइड बाय 118 और 128, जो भी रेट ऑफ जीएसटी होगा उससे करेंगे, इनटू 100, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विद वैल्यू ऑफ सप्लाई।